नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल और मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी में जो दिखाया गया है, अगर हर कोई इंसान ऐसा करने लग जाए तो वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहता है उसे बहुत आराम से पा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक लड़का होता है जो अपनी बहन के साथ रह रहा होता है। इसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी होती है और बाप इन्हें छोड़ के चला गया है। इस वजह से उसकी बहन की सारी जिम्मेदारी अपने भाई पर आ गई है। वो अपने बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अपना गुजारा करने के लिए इनकी एक मोबाइल रिपेयर की शॉप होती है जिसपे ये रोजाना जाता है, काम करता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे वो कमाता है उससे अपनी जिंदगी को सरवाइव करता है। एक दिन ये अपनी बहन को स्कूल के लिए तैयार करता है और बाइक पे बैठकर अपनी बहन को स्कूल के लिए ड्रॉप कर देता है। तब उसके बाद उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। दरअसल डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन को एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। उसे दिल की एक बीमारी है, ठीक वही बीमारी जो तुम्हारी माँ को हुई थी। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर इसकी बीमारी का इलाज सही समय पर ना हुआ तो इसकी जान जा सकती है। तुम अपनी बहन को खो सकते हो। यहाँ डॉक्टर ये भी बता देते हैं कि इसके इलाज में बहुत पैसा खर्च होने वाला है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका तुरंत इलाज करवा दो। इस लड़के का नाम जिंगहाओ है। बहुत ही कश्मकश में पड़ जाता है कि मैं अपनी बहन की जान कैसे बचाऊं। मैं तो एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं, लेकिन मैं इसको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक रात इसको इसके दोस्त का कॉल आता है। ये अपने दोस्त का कॉल उठाता है और उसके दोस्त जो है उसको कहता है मुझसे मिलने के लिए आओ। दरअसल जिंगहाओ का ये दोस्त एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ पर वो उसको एक ऐसी चीज दिखाता है, उधर जो है जिंगहाओ की किस्मत बदलने वाली है। उसका दोस्त कहता है देखो यहाँ पे ना इतने सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, मतलब सेकंड हैंड है, कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। लेकिन तुम तो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते हो ना, तुम्हें तो पता होगा कि इसको जोड़ तोड़ के कैसे ठीक किया जा सकता है और तुम इसे दोबारा से बेच सकते हो और खूब पैसा कमा सकते हो। यहाँ इतने मोबाइल है, तुम गिन गिन के थक जाओगे। और जरा सोचो, ये सारे मोबाइल ठीक हो गए, मतलब इनमें जो पार्ट्स है वो तुमने ठीक कर दिया तो तुम बहुत पैसा कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। अब ये बात सुनकर जिंगहाओ काफी खुश हो जाता है कि ये बात तो इसने सही कही है। मैं अपना सारा एफर्ट, सारा दिमाग लगाकर सारे फोन ठीक कर दूंगा और मार्केट में सेकंड हैंड फोन को बेच दूंगा और बहुत पैसे कमा लूंगा। और मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं अपनी बहन का भी बहुत आसानी से इलाज करवा सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन उसका दोस्त इतनी आसानी से उसे इतने सारे फोन नहीं देने वाला था। वो उससे पैसे की डिमांड करता है। उसका दोस्त कहता है कि देखो तुम ये सारे फोन ले जाओ, लेकिन मुझे 1 लाख येन अभी के अभी दे दो, मुझे जरूरत है। यहाँ पे जिंगहाओ पूछता है कि मैं तुम्हें 1 लाख येन क्यों दूं? ये फोन तो किसी और के हैं और वो मालिक वापस आकर ये फोन मेरे से ले लेगा तो? उसका दोस्त कहता है कि नहीं आएगा, वो ये छोड़ के भाग चुका है। उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा था, इसलिए वो यहाँ रहता ही नहीं है। ये ऐसे लावारिस पड़ा हुआ है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इधर जिंगहाओ सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास मेरी बहन का इलाज कराने का पैसा नहीं है तो मैं इसको 1 लाख येन दूं कैसे? फिर जिंगहाओ उनमें से कुछ फोन को अपने पास लेकर आता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो यह देखना चाहता है कि मेरा दोस्त जो कह रहा है वो बात सच भी है या नहीं, मतलब इस मोबाइल में कोई दम भी है या नहीं। यहाँ पे वो काफी एफर्ट्स लगाता है, अपना पूरा दिमाग, पूरे इंटेलिजेंस का यूज करके, और उसका किस्मत ये होता है कि फोन ठीक हो जाता है। यानी फोन की बैटरी बिल्कुल सही से काम चल रही है, एकदम वो क्वालिटी चेक में पास हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि वाह, मेरे दोस्त ने जो मुझे सलाह दी थी वो बिल्कुल सही है। अगर ये सारे फोन ठीक हो गए तो मेरी किस्मत बदल सकती है। अब यहाँ पे जिंगहाओ सोच लेता है मुझे सारा का सारा फोन चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ने जो पैसे की डिमांड की है उसे कैसे पूरा करूँ? अगले दिन वो जाता है बैंक के पास लोन अप्लाई करने के लिए और साथ ही अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक दिन मॉल में जाता है और मॉल के एक ऑनर के कहता है कि मैं आपको ना मोबाइल बना के दूंगा, क्या आप उन्हें बेचेंगे? मेरे पास ही 1 2 3 नहीं, बहुत सारे मोबाइल फोन्स है। अगर आप उन्हें बेचेंगे तो आप भी खूब पैसा कमा सकते हैं और मैं भी खूब पैसा कमा सकता हूँ।
अब वो ऑनर जो जिंग हाओ की बात से थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो डील फाइनल कर लेता है और कहता है ठीक है, तुम मुझे ला के दो, मैं तो बेचने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों की डील जब फाइनल होती है तो यहाँ पे जिंग हाओ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने में लग जाता है। जब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो इतना सारा पैसा होता है कि उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी इतने पैसों से। तो यहाँ पे जब जिंग हाओ प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो 9 लाख येन बन के आता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन 2 हफ्ते बाद उसको एक ऐसी न्यूज मिलती है कि उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो उदासी में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी निकाल दी जिसके बाद वो फोन बेच नहीं सकता। मतलब मार्केट में जो भी सेकंड हैंड फोन बिक रहे हैं, गवर्नमेंट ने उस पे बैन लगा दिया है, कोई भी सेकंड हैंड फोन नहीं बेचेगा। अब इधर जिंग हाओ परेशान हो जाता है कि अरे यार, मैंने तो यहाँ डील फाइनल कर ली थी, मेरे इतने सारे प्रॉफिट बन रहे थे, अब मैं अपनी बहन का इलाज कैसे करूंगा? गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिंग हाओ जो सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने इतने सारे फोन ले लिए, अब तो ये वेस्ट है, कबाड़ा बन चुका है, अब कौन खरीदेगा मुझसे? मैंने तो कुछ 8, 10, 12 ही फोन बेचे हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? वो उस ऑनर से भी मिलने के लिए जाता है, लेकिन ऑनर उससे बात नहीं करता। वो कहता है गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया तो मुझे इस मामले में फंसना नहीं है, मुझे जेल हो जाएगी, मैं ऐसे इलीगल काम नहीं करूंगा। अब जिंग हाओ एक कंपनी में जाता है जिसका नाम शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। दरअसल ये वही कंपनी है जो इस तरह के मॉडल्स बनाती थी। जिंग हाओ यहाँ के मैनेजर से मिलने के लिए आया है और उनको बताने के लिए आया है कि मेरे पास आपकी कंपनी के बहुत सारे आउटडेटेड फोन है, उसके पार्ट्स अगर हम निकाल के दूसरे देशों में बेचेंगे ना तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे उसको बैन कर दिया, पर दूसरे देशों में तो बैन नहीं हुआ है ना, वहाँ पे हम बेच सकते हैं और काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप मेरे इस सुझाव पर एक बार जरूर विचार कीजिए। अब वो मैनेजर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो बहुत आउटडेटेड फोन है, उसका कोई भी काम नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसे ठीक कर दोगे तो वो क्वालिटी चेक पास कर पाएगी? नहीं पास कर पाएगी। तुम जैसा कह रहे हो वैसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जिंग हाओ उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि मैंने 7-8 फोन बेच भी दिए हैं, वो बिल्कुल क्वालिटी चेक पास करेगी, आप एक बार विश्वास तो कीजिए। मैनेजर को यहाँ गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों मेरे पीछे पड़ गया, जब इसे कह रहा हूँ नहीं होगा नहीं होगा तो मेरे पीछे पड़ गया है। मैनेजर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कह देता है चलो ठीक है मान लिया तुम्हारी बात को, जाओ एक फोन ठीक करके लाओ और उसे क्वालिटी चेक में पास करवा के दिखाओ, अगर वो पास हो गया ना फिर मैं तुमसे बात करूंगा। यहाँ पे जिंग हाओ को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो बहुत ही मेहनत करता है, सारे पार्ट्स को खोलता है, जोड़ता है, तोड़ता है, मतलब पूरा अपना दिमाग लगाकर उसको ठीक करने में लग जाता है। उसके बाद उसे क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। जिंग हाओ के लिए बहुत ही गुड न्यूज है क्योंकि वो क्वालिटी चेक पास कर चुका है। अब वो बहुत ज्यादा खुश है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है और उसे बताता है कि यह फोन क्वालिटी चेक पास कर चुकी है। लेकिन मैनेजर जिंग हाओ को देखकर गुस्सा करने लग जाता है कि अरे ये तो फिर आ गया, इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे मैनेजर जो है अपनी बात से पलट जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था, और ये ना बहुत ओल्ड फोन है, इनके बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरे पास बहुत कम टाइम है। उसके बाद मैनेजर जो है जिंग हाओ को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिंग हाओ खुद को बहुत ही बेबस लाचार महसूस करता है। वो सोचता है कि मेरे पास टैलेंट तो है लेकिन ये लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने खुद कहा था कि अगर वो फोन के पार्ट्स ठीक हो जाएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन अपनी बात से ये पलट रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिंग हाओ यहाँ पीछे नहीं हटता। अब वो कंपनी के ऑनर से बात करना चाहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि कंपनी का ऑनर उसकी बात जरूर मानेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी का ऑनर जरूर इस पर ध्यान देगा। तो फिर क्या वो कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन कंपनी के ऑनर इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि जिंग हाओ से मिल ही नहीं पाते। कंपनी का जो ऑनर होता है उन्हें अपनी ट्रेन पकड़नी है, वो काफी ज्यादा लेट हो रहे होते हैं, इसलिए वो जिंग हाओ की बात नहीं सुनते और अपनी कार में बैठ के रवाना हो जाते हैं। लेकिन जिंग हाओ ने ठान लिया है कि मुझे कंपनी के ऑनर से बात करनी है, मतलब करनी है। अब चाहे वो उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन मैं उनसे बात करके ही रहूंगा। तो वो अपनी स्कूटर पे बैठता है और उनको फॉलो करने लग जाता है। उनको फॉलो करते करते जिंग हाओ जो उनकी ट्रेन तक आ जाता है। उनकी ट्रेन की बगल वाली सीट पर बैठकर वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, आप 2 मिनट प्लीज मेरी बात शांति से सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी जो फोन बनाती थी जो पुराना हो चुका है, मेरे पास बहुत सारे फोन है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैंने उन फोनों को ठीक कर करके 7-8 फोन बेचे भी हैं और वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन फोन को ठीक कर दिया जाए, उनके पार्ट्स को बाहर के देशों में बेचेंगे तो वो काफी महंगे बिकने वाले हैं।
यानी आपको काफी फायदा होने वाला है। ऑनर जिंगहाओ की तरफ देखते और कहते हैं बेटा जितना आसान है ना बोलना उतना इजी नहीं है। अगर तुम कह रहे हो बहुत सारे फोन है तो उनको ठीक करने में कितनी मेहनत कितने लेबर क्या क्या लगेगा तुम्हें अंदाजा भी है। जिंगहाओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत मजबूती के साथ कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत मेहनत लगेगी लेकिन मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि अगर मैंने ये ठीक कर दिया तो क्या आप वो फोन मेरे से खरीद लेंगे। ऑनर यहाँ 2 मिनट सोचता है और जिंगहाओ को कहता है ठीक है मैं तुमसे सारे फोन खरीद लूंगा लेकिन उसे क्वालिटी चेक में पास करके दिखाओ। और साथ ही ऑनर यहाँ शर्त रख देता है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी वर्कर कोई एम्प्लॉय नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें कोई एडवांस पैसे देने वाला हूँ कोई ना जगह देने वाला हूँ, सब कुछ तुम्हें अपने तरफ से करना होगा, सारा खर्चा तुम ही बियर करोगे। उसके बाद ऑनर जिंगहाओ को अपना कार्ड देता है और चला जाता है। अब यहाँ जिंगहाओ सोच में पड़ जाता है कि अगर मुझे थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो कितना अच्छा होता, मैं अपना काम शुरू कर लेता। मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, मैं काम कैसे शुरू करूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो सारे फोन मेरे से खरीद लेंगे, अब चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े मैं ये काम करूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। अब यहाँ दिखाया जाता है जिंगहाओ जिस शॉप में काम करता था वो भी अब छिन गया है, वो भी अब जब्त हो गया है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है लोन के भरने के लिए। यहाँ वो अपनी बाइक भी बेच देता है, उसकी बाइक भी अब बिक गई है। उसके बाद ये अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई जॉब दिला दो प्लीज, मुझे कोई जॉब दिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है। इसका दोस्त कहता है ठीक है मैं तुम्हें ना एक काम दिलाता हूँ, उसमें तुम्हें विंडोज साफ करनी होगी, कर सकते हो। यहाँ पे जिंगहाओ राजी हो जाता है कि हाँ मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूंगा, मैं ये काम करूंगा। अगले दिन अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए जिंगहाओ जगह देखने के लिए जाता है। उसे बड़ी मशक्कत के साथ एक जगह मिल जाती है, पर उस जगह पे उसे 3000 येन पर मंथ देना होगा। उसके पास अभी पैसे तो नहीं है लेकिन वो जगह ले लेता है। जिंगहाओ अपनी फ्रेंड की मदद से उसको एक फैक्ट्री का रूप दे देता है, साफ सुथरा कर देता है, मशीन वगैरह लाके रख देता है। उसके बाद वो अपना सारा मटेरियल यानी वो सारे फोनों का ढेर यहाँ लाके रख देता है। अब सबसे मुश्किल काम ये है वर्कर्स को ढूंढना, इतने सारे वर्कर्स कहाँ से आएंगे, वो अकेला तो इतना सारा काम कर नहीं सकता। तो अब वो वर्कर्स की तलाश में लग जाता है। यहाँ पे जिंगहाओ उन लोगों की तलाश में है जो अभी उससे पैसे ना ले, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं है तो वो किसी को भी सैलरी दे नहीं पाएगा, तो इसलिए वो ऐसे लोगों को ही चुनता है जो काम करना चाहते हैं और पैसे अगर थोड़े टाइम बाद मिले तो ले ले। यहाँ पे धीरे धीरे करके वो ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढने लग जाता है। यहाँ पे उसकी टीम में सबसे पहले एक लड़की हायर होती है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उस कंपनी ने इसे निकाल दिया। इस कंपनी को जॉब पे रख लिया है जिंगहाओ ने। उसके बाद एक और इंसान मिलता है जिंगहाओ को जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हुआ करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया था जिस वजह से अब वो काम नहीं करता, कंपनी ने उसे निकाल दिया। वो भी काम करने के लिए तैयार है जिंगहाओ के साथ। यहाँ पे एक और व्यक्ति मिलता है जिंगहाओ को जो कई सालों से गेम खेल रहा है, उसे गेम खेलना काफी पसंद है। अब ये जो गेमर्स है ये अपनी शादी की तलाश में लड़की ढूंढ रहा है, तो इसे बहुत पैसे की जरूरत है ताकि वो अपनी शादी कर सके। और ये कहता है जिंगहाओ कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा एक और फ्रेंड आएगा। जिंगहाओ बोलता है हाँ ले आओ, उसे भी ले आओ। ऐसे कर करके जिंगहाओ की टीम बड़ी होने लग जाती है, सभी लोग ऐड होने लग जाते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं। जिंगहाओ अपने इस कंपनी का एक नाम सोचता है जिसका नाम है नाइस व्यू। तो ये लोग जो है अपने काम पे लग जाते हैं। दिन में जिंगहाओ खिड़कियां साफ करता है और उसके बाद वो जो भी टाइम बचता है अपनी फैक्ट्री में लगाता है। यहाँ पे उसकी बहन की भी तबीयत खराब होने लग जाती है जिस वजह से जिंगहाओ बार बार उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब उस व्यक्ति को दिखाया जाता है यानी उस गेमर्स को जिसकी आप जल्द शादी हो चुकी है। शादी में वो सभी वर्कर्स को बुलाता है, सब लोग काफी इंजॉय करते हैं। अब सब लोग काफी थक चुके हैं। जिंगहाओ अपनी बहन को वापस घर लेके जाता है पर देखता है घर पे तो ताला लगा हुआ है क्योंकि इसने रेंट पे नहीं किया। तो उसकी बहन बाहर खड़ी है। अपनी बहन को ऐसे बाहर खड़ा हुआ देख उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं कितना बुरा भाई हूँ, अपने बहन को एक घर तक नहीं दे सकता। उसे अपनी इस हालत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा नहीं रहा हूँ। उसे याद आ रहा होता है कि मेरी माँ ने कहा था कि अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसका साथ कभी ना छोड़ना। अब अपनी बहन को इतनी आधी रात में लेकर कहाँ जाए, तो वो उसी फैक्ट्री में जाता है और सभी लकड़ियों को जोड़कर एक बेड बना देता है और अपनी बहन को वहाँ सुला देता है और उसे देखता रहता है।
उसे अपनी बहन की यह हालत देखकर काफी बुरा लगता है कि ऑलरेडी मेरी बहन की तबीयत खराब है, मुझे उसको ऐसी कंडीशन में रखना पड़ रहा है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे जिंग हाओ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बिल्कुल पैसे नहीं है, ना खाने के ना पीने के। अभी भी उसके मन में मजबूती है कि यही काम मेरी जिंदगी बदल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह होती है, वो फिर से अपनी ड्यूटी पे जाता है, उसके बाद वो काम पे लगता है। कुछ टाइम तक यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अब फैक्ट्री का ओनर भी जिंग हाओ को बोलता है कि तुमने 2 महीने हो गए, किराया क्यों नहीं दे रहे हो? किराया दो तभी काम कर पाओगे, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ जिंग हाओ की सारी उम्मीदें टूट चुकी है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद उसके पास बची हुई है। वो उसी कंपनी के मैनेजर यानी शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर के पास जाता है। वो उसके पास जाके कुछ पैसे मांगता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। यहाँ मैनेजर कहता है कि देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जब तुम्हारी ऑनर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ना कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें सब कुछ अपने एंड से ही करना होगा। जिंग हाओ कहते हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास बिल्कुल भी इनकम सोर्स नहीं बची हुई है, मुझे आप प्लीज 1 लाख येन उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को कहता है। अब जिंग हाओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब क्या करूं मैं। अब इधर जिंग हाओ को लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने ना ये किसी और को रेंट पे दे दिया है, तुम्हारे पास अब बहुत ही कम समय है, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। जिंग हाओ अपने सभी वर्कर्स को इकट्ठा करता है और कहता है हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, समझ रहे हो ना, 2 हफ्ते मतलब इसी में हमें करो या मरो वाली स्थिति है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम लोगों को अभी तक कोई पैसे नहीं दिए, तुम में से किसी की भी सैलरी नहीं दी है, लेकिन इस 2 हफ्तों में हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, अगर हम कर गए तो हम सबकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते और कहते कि नहीं हम ये कर दिखाएंगे, हमसे हो जाएगा। बस यहाँ पे अब लैंडलॉर्ड सबको बाहर निकाल देता है फैक्ट्री से, क्योंकि अब वो किसी और को बेच चुके हैं। अब ये लोग उस फैक्ट्री से चले जाते हैं और जो भी मोबाइल फोन है, जो भी इक्विपमेंट है, अपने घर ले जाकर वहीं से काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे सब लोगों के पास तो घर है, पर जिंग हाओ के पास तो घर ही नहीं है, तो वो एक नर्सिंग होम में रहता है और वहीं पे मोबाइल को ठीक करता रहता है। एक दिन अचानक रात में इसकी बहन की आंखें खुलती और देखती मेरा भाई कितना मेहनत करता है, दिन में भी काम करता है, रात में भी काम करता है, कभी सोता नहीं है, ठीक से खाता नहीं है। हे भगवान, मेरे भैया जो भी चाहते हैं आप उनकी विश को पूरा कर दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ टाइम बीतता है और सारे मोबाइल के पार्ट्स ठीक कर दिए जाते हैं, उन्हें अब क्वालिटी चेक में भेजा जाता है। अब ये वक्त जिंग हाओ का सबसे कठिन वक्त होने वाला है, क्योंकि अगर ये क्वालिटी चेक में पास हो गया तो जिंग हाओ की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर वो क्वालिटी चेक में फेल हो गया तो वो सब कुछ खो बैठेगा। अब यहाँ पे थोड़े टाइम बाद जिंग हाओ को कॉल आता है, वो कहते हैं कि शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अपने सभी वर्कर्स के साथ आ जाओ, यहाँ के जो ऑनर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ऑनर जो है जिंग हाओ और उसके सभी वर्कर्स से मिलते हैं और सबको शाबाशी देते हैं, सबको वेल डन कहते हैं कि तुम लोगों ने कर दिखाया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सभी के सभी पार्ट्स जो है क्वालिटी चेक पास कर चुके हैं। ऑनर जो है जिंग हाओ को अलग से शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो ठाना था वो कर दिखाया, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही लगन के साथ अगर तुम काम करोगे ना तो तुम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। उसके बाद ऑनर जो है जिंग हाओ को कहता है कि तुम हमारी तरफ से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो और हमारे साथ मिलके काम करो। इसी तरह ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं। 1 साल बीत जाता है, जिंग हाओ की बहन भी ठीक हो जाती है, उसका ऑपरेशन हो चुका है। अब जो है जिंग हाओ की स्थिति काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, क्योंकि वो काफी पैसा कमा चुका है और उसके साथ जितने भी वर्कर्स थे उनकी भी लाइफस्टाइल काफी चेंज हो चुकी है। फिर 6 साल बाद जिंग हाओ को दिखाया जाता है कि वो नाइस व्यू कंपनी का ऑनर बन चुका है और साथ ही सीईओ भी है। वो अपनी इस कंपनी का सबसे यंगेस्ट सीईओ है। और दोस्तों इसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसी आग जिंग हाओ के अंदर थी, जो उसने ठाना था वो कर दिखाया, कितनी मुश्किलें आई उसकी जिंदगी में, वो चाहता था तो हार मान सकता था, पर क्योंकि उसके हालात ऐसे थे, उसको अपनी बहन का ऑपरेशन करना था, उसकी जिंदगी बचानी थी, तो उसने वो चीज कर दिखाया और आज अपनी किस्मत उसने खुद बदली है। तो दोस्तों जिंग हाओ की यह कहानी आपको कितनी मोटिवेट की है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की और कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।